नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत जल्द सीजल का एग्जाम है और एग्जाम देने के लिए आप अपनी कमर कस लीजिए। बहुत सारे नए चेंजेस, नया खराब वेंडर है ना, आधा अधूरा एआई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ हो रहे हैं। पर हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर एग्जाम टाइम में पढ़ा दिया जाए, और जो मिसिंग क्वेश्चन है, जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है, जो अभी नए आ रहे हैं पेपर में, वो आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएं। तो हम डेली जो है शाम को एक एग्जाम पेपर, एक मॉक टेस्ट, एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2 एग्जाम पेपर हम कर चुके हैं और आपके एग्जाम तक मैं 10 जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दूंगा। आज की क्लास में हम तीसरा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। नए पैटर्न के हिसाब से खुद को अपडेट करते चलो मेरे प्यारे भाई, वरना जंग में बहुत पीछे रह जाओगे आप। मैंने बहुत बैलेंस पेपर बनाया, इसमें आपको इजी सवाल भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के सवाल भी मिलेंगे, नए पैटर्न पे लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे मेरे भाई, 5 सेकंड के सवाल भी मिलेंगे, 2 मिनट के सवाल भी मिलेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लेके जो रिएक्शन वाली वीडियोस होती हैं कि पेपर कैसा है, उनके कमेंट्स देख के तब मैं मॉक टेस्ट खुद तैयार कर रहा हूं। ठीक है जी। तो हर एक बच्चे को सॉल्व करना चाहिए, पूरी सीरीज यहां पे फॉलो करनी चाहिए। आप अगर जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हम डेली मॉर्निंग में 11 बजे कॉन्सेप्ट और शाम को एक एग्जाम पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं। साथ साथ में पीडीएफ भी डलवा रहा हूं भाई, किसी बच्चे को नहीं देखनी वीडियो पूरी, वो कुछ सवाल देखेगा जिनमें फंस रहा है, तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां पे जैसे एग्जाम पेपर का लिंक भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, उसकी पीडीएफ है। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी पीडीएफ हमारी वहीं आती है। तो शुरू करते हैं बेटा, कॉपी पेन लेके बैठिए। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल, यह सवाल कैट एमबीए के पेपर का है, लेटेस्ट। गोपी 20% प्रॉफिट कमाने के लिए एक वस्तु पर एक सर्टेन प्राइस जो है मार्क करती है। रवि गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क्ड प्राइस एंड thus saves ₹15। ओके, देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि। तो रवि को वस्तु बेचकर गोपी को कितना लाभ हुआ। बहुत आसान है मेरे भाई। देखिए, गोपी जो है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए मार्क प्राइस अंकित करते हैं, यानी कि गोपी के लिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने मार्क प्राइस कितना रखा है, 20% ज्यादा है, यानी कि 120 मार्क प्राइस रखा है। अब गोपी ये वस्तु बेचती है रवि को, और रवि को 10% की छूट मिलती है। आप बताओ, 120 के सामान पे 10% की छूट मिलेगी तो 120 का 10% 12 की छूट मिलेगी, तो सामान बिका कितने में, 108 में। हालांकि गोपी की इच्छा है कि मैं सामान को 120 में बेचूं, उसने मार्क प्राइस 120 रखा है, लेकिन उसने सामान 108 में बेच दिया रवि को, यानी कि गोपी ने 12 का डिस्काउंट दिया रवि को। तो ये 12 का जो डिस्काउंट है, रवि की बचत हो जाएगी। रवि को बचत कितनी होगी, 15 रुपए की। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं मिलता रवि को तो मार्क प्राइस 120 पे करना पड़ता, तो 12 की बचत होगी मेरे दोस्तों यहां पर 15 रुपए के बराबर। बोला रवि को वस्तु बेचकर गोपी को लाभ कितना हुआ। एक्चुअली गोपी ने 100 रुपए के सीपी का सामान 108 में बेच दिया, तो गोपी को 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सवाल में 12 की वैल्यू 15 रुपए है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहां पे 15/12 है, और 8 की वैल्यू आ जाएगी भाई 10 रुपए। 10 रुपए आ जाएगा ना। ठीक है जी, 120/12, 10 रुपए सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। तो सवाल निहायत ही आसान था, लैंग्वेज बहुत बढ़िया लिखी हुई है, पर इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल नंबर 2 देखेंगे, त्रिकोणमिति का। यदि कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आपका 1 है, तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि यह चीज है क्या। भाई इस चीज को देखते ही मेरे दिमाग में जो है घंटियां बजने लगी। यहां पे 3 2 बार आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है मेरे भाई। ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये कॉट की पावर 6x, कॉट स्क्वायर एक्स का क्यूब है। ये कॉट की पावर 12x, कॉट की पावर 4x का क्यूब है। यानी कि बेसिकली ये जो चीज है प्यारे स्टूडेंट, ये कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट की पावर 4x का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब बच्चों। ठीक है ना,
ये a का क्यूब कॉट की पावर 6x माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b करेंगे तो माइनस 3 कॉट की पावर 8x आएगा। इस तरीके से ये आपको निकालना है, लेकिन सवाल में दिया है कोसेक। अब कोसेक से कॉट में जाना है, बताइए कैसे जाएंगे। कोसेक x प्लस कोसेक स्क्वायर x बराबर 1। 1 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है भाई, ये कोसेक x चला जाएगा राइट साइड में, माइनस कोसेक x। ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 कॉट स्क्वायर x होता है। तो कॉट स्क्वायर x बराबर आ गया बच्चे माइनस का कोसेक x। कॉट स्क्वायर x आ गया बच्चे माइनस का कोसेक x। आप बोलोगे यस सर। देखिए सारे फॉर्मूले ही पावर 2 में, ये पावर 4 है ना। पावर 2 को मत छेड़ो, पावर 4 निकालो। अगर कॉट स्क्वायर x माइनस कोसेक x है, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं प्यारे भाई, स्क्वायर करता हूं लेफ्ट और राइट साइड से, यहां से कॉट की पावर 4x क्या आएगा, तो कॉट की पावर 4x क्या आएगा भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस एक कोसेक स्क्वायर x हो गया। यस और नो? मजा आ रहा है सवाल करने में? लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर या किसी भी ऐप पे ये कंटेंट है नहीं इस तरह का भी। कॉट स्क्वायर x माइनस कॉट की पावर 4x क्या, कॉट की पावर 4x से बच्चे कोसेक स्क्वायर x। अब आप में से हर कोई बच्चा जानता है कि भाई ये तो फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1। कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1, तो कॉट स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू -1 आएगी। तो -1 का क्यूब आ जाएगा बच्चे -1। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर बेसिकली -1 है। ज्यादातर ऐसे सवाल का आंसर 1 आता है, पर हमने थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया है तो -1 आएगा। देखिए ये मॉक टेस्ट ऐसा है कि इसमें कम से भी कम आपके 21 सवाल ठीक होने चाहिए, 21 या उससे ज्यादा, तभी आपकी तैयारी सही मानी जाएगी। आगे आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर 3। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 5/11 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इनकर से लॉस ऑफ 35%। If he sells it at 80% of its actual selling price, then the profit percentage is। ऐसे सवाल बहुत है भैया, प्रीवियस ईयर में भी, टीसीएस में भी, अब भी। एक आर्टिकल को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5/11 में बेचा जाता है तो 35% लॉस होता है। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। देखिए प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य 100%। आपने एक वस्तु को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5/11 में बेचा, /11 आ रहा है। /11 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 11 है, माना एक वस्तु का जो वास्तविक विक्रय मूल्य 11 है। आपने सामान को सेलिंग प्राइस 11 के 5/11, 11 का 5/11 कितना होता है, 5। आपने सामान को 5 यूनिट में बेचा और आपको 35% का मेरे दोस्तों लॉस हुआ। आप एक बताओ, 100% पे 35% का लॉस हो तो सामान बिका कितने में, 65% पे। 100% के सीपी पे 35% लॉस हो तो सामान बिका कितने में, 65% में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 13 गुना। 13 गुना। अगर आप सामान को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस मैंने 11 माना है, 11 के 80% में बेचोगे तो 11 का 80% कितना होता है, 8.8। अगर आप सामान को 8.8 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा मेरे भाई, इसकी वैल्यू भी 13 गुना आएगी। तो बच्चे हो जाएगा 13 8 104 और 13 की 0.8 में 10.4, 104 और 10.4 यानी कि 114.4% आ गया भैया, 114.4% में बिकेगा। सवाल सॉल्व हो गया। 100% के क्रय मूल्य का सामान 114.4% बिका तो 14.4% जो एक्स्ट्रा वही आपका लाभ होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं है सवाल में, पेशेंस बनाए रखो। अभी स्टार्टिंग में आसान है, माहौल बनना है, अभी धीरे धीरे लंका लगाऊंगा ना आपकी। द वेट ऑफ 12 पर्सन आर, 12 लोगों का वेट दिया हुआ तो आपसे पूछा है 75th परसेंटाइल। आहा, नया कॉन्सेप्ट मेरे भाई। ये 12 लोग दिए हुए हैं, इनके ये वेट है, वजन है। आपसे पूछा है 75th परसेंटाइल। एक मैं बताऊंगा अभी आपको, कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा। परसेंटाइल क्या होता है, किसी भी डाटा सेट को 100 इक्वल जो है पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो जो 75th पॉइंट आएगा वो आपको निकालना है। तो जैसे आपको यहां पे मेरे भाई 75th परसेंटाइल निकालना है,
आप बताइए यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने बच्चों का वेट दिया है, 12 लोगों का वेट दिया, एन की वैल्यू 12 है। तो यहां पे 75th आपको परसेंटाइल निकालना है, तो इसका मतलब है n प्लस 1/100, ये 100 टुकड़े हो गए। आपको 75th परसेंटाइल निकालना है, तो इसकी गुणा करेंगे अपन लोग 75 से, 75 से, ये आएगा मेरे भाई। ये टर्म आपको निकालना है मेरे दोस्तों, ये टर्म आपको निकालना है। अगर n की जगह 12 रखा जाए, अभी n की वैल्यू 12 है ना, तो 75 गुणा 12 प्लस 1 13/100, कितना आ गया बच्चे ये? तो ये आ गया 25 तिया 75, 25 चौका 100, 13 तिया 39/4, 39 को 4 से भाग दूंगा तो 4 नाम 36, 3 39, यानी कि 9.75 टर्म आपको निकालना है। ये टर्म आपको निकालना है। अब आप कहोगे सर हमने तो 9वां टर्म 10वां टर्म पढ़ा है, 9.75 फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे 9.75 टर्म निकालना है, तो इसका मतलब ये 9 तो पूरा है, 9th टर्म होगा, 9th टर्म होगा मेरे भाई, प्लस ये 0.75 है, तो 0.75 की मल्टीप्लाई करो बच्चे किसमें, 9 टर्म तो पूरा लेना, 9 के आगे क्या आता है 10th टर्म, यानी कि आप 10th टर्म में से माइनस कर दीजिए 9th टर्म, ये है बच्चे। तो 9.75 टर्म जैसे है, तो 9th टर्म तो पूरा लीजिए, ये बच गया 0.75, तो 0.75 को मेरे भाई मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 9th के आगे 10वां टर्म है, 10वां टर्म माइनस 9वां टर्म, 9th टर्म क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 59 आ गया, ये 59 आ गया मेरे भाई, 59 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 10th टर्म माइनस 9 टर्म, 10th टर्म क्या आएगा इसका अगला 61, 61 माइनस 59 यानी कि 2, 2 के 0.75 में गुणा 1.5, 59 में 1.5 जोड़ूंगा 60.5, तो ये आ गया मेरे भाई 75th परसेंटाइल 60.5 kg, पहला ऑप्शन। समझ में आया प्यारे दोस्त? तो अच्छा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। सवाल नंबर 5 देखिए, यदि ये एक त्रिभुज के शीर्ष है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? क्या ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्या राइट एंगल है, क्या ये अधिकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल आसानी से सवाल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का मिक्स्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए जैसे ट्राइंगल ए बी सी के 3 वर्टेक्स हैं, तो आप एक तो तरीका ये होता है कि आप ग्राफ बना के चेक कर लो, लेकिन उसमें ना काफी मुश्किल होगी आप लोगों को। आप ना तीनों साइड की लंबाई निकालो, जैसे पॉइंट ए और बी है, इनके बीच की दूरी क्या आएगी, दूरी भी मत निकालो, स्क्वायर निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। अभी दो पॉइंट के बीच की दूरी आप जानते हैं, √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, तो यहां पे हम सीधा स्क्वायर ही निकालना है। तो 1 में से -6 घटे 7 का वर्ग प्लस 7 में से 2 घटे 5 का वर्ग, यानी कि 49 प्लस 25, ये 74 आ गया। ऐसी आप मेरे दोस्तों यहां पे BC का स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी कि पॉइंट B और C के बीच की दूरी का स्क्वायर, 4 में से घटाएंगे 3 का वर्ग 9 प्लस -3 में से 7 घटाएंगे -10 का स्क्वायर 100, यानी कि 109। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आप C और A के बीच की दूरी का स्क्वायर निकाल लीजिए, CA का, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, 4 में से -6 घटाएंगे 10 का वर्ग प्लस -3 में से 2 घटाएंगे -5 यानी कि 5 का वर्ग, तो आ जाएगा 125। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में सबसे बड़ी जो भुजा है वो CA है, क्योंकि इसका स्क्वायर सबसे बड़ा आ रहा है। तो CA का जो स्क्वायर है वो बताओ बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है कि छोटा है, या बता दीजिए। छोटा है मेरे भाई, यहां पे सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 125, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से 74, BC का स्क्वायर है 109, इनसे छोटा है। यानी कि यह त्रिभुज ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है। अगर ऐसा है तो यह ट्राइंगल एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा हो जाता है तो फिर वो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होता है, या लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो बच्चों ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। बढ़िया सवाल।
सवाल नंबर 6 देखिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका एरिया 36 है, ए बी 9, बीसी 12, एंगल एबीसी थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर है? यह सवाल सीडीएस के पेपर का है, करना ही चाहिए आप लोगों को। दो साइड दिए ए बी और बीसी, एंगल ए बी सी थीटा, तो ऐसे बना लेते हैं कि मान लीजिए कि बच्चों जैसे ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, साइड ए बी के लंबाई 9 है, बीसी के लंबाई 12 है, आपसे कॉस थीटा पूछा है। इसमें जो काम की चीज दी हुई है वो है इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया 36। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल दिया है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2, ये साइड 9 है, ये 12, बीच के एंगल का साइन 1/2, 9 गुणा 12, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा, बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 36 आ जाएगा। बोलो बात समझे क्या? ठीक है जी, ओके। तो 2 से आपका मेरे प्यारे भाई 12 6 बार कट जाएगा, 9 चौक 36, साइन थीटा आ गया बच्चे आपका 4/6, साइन थीटा बराबर 4/6 यानी कि 2/3 ही आ गया, ये साइन थीटा आ गया। लेकिन आपसे तो कॉस थीटा पूछा है, नहीं कर पाओगे क्या? साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9 यानी कि 5/9 आ गया, √5/9, 9 का √3 आ जाएगा, तो √5/3 पहला ऑप्शन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था आपको। सवाल नंबर 7 देखिए, प्रिज्म वाला। मैं हर सेट में एक प्रिज्म पिरामिड का सवाल डाल रहा हूं। एक प्रिज्म का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर और 180√3 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, ये क्यूब आएगा, ये वॉल्यूम क्यूब में नापा जाता है। तो प्रिज्म के आधार की भुजा, बहुत बढ़िया। एक प्रिज्म का आपको दिया है लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम दिया है। प्रिज्म का जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, यही आपको निकालना है, ये साइड ही आपको निकालनी है। अच्छा ये बताओ, किसी प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का बॉटम और टॉप एक जैसा होता है। प्रिज्म मतलब एक ऐसी सॉलिड फिगर जो नीचे से लेकर टॉप तक एक जैसे होते हैं और इसके सारे सरफेस जो है फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। तो लिटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 3 है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, 3 आएगा ना, 3 गुणा हाइट, हाइट में नहीं पता ना, साइड पता है, तो ये आ जाएगा भैया आपका 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लिखते रहो मेरी बातों का, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसका एरिया आएगा √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, और ये बराबर है बच्चों 180 √3 के, 180√3 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आएगा। आपसे भुजा पूछिए, प्रिज्म के आधार की हाइट गायब करनी है, डिवाइड कर दो, जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करोगे या जोड़ोगे घटाओगे, हाइट गायब नहीं होगी। हाइट खत्म करना है, भुजा भुजा बचेगी मेरे भाई। ये h से h कट गया, एक a से बच्चों एक a कट गया है यहां पर, √3 से यहां पर √3 कट गया है, 90 से 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है जी, ये नीचे का 4 है, ऊपर चला जाएगा तो 4 तिया 12 हो गया मेरे भाई, बटे यहां पे एक ये a बच गया है, एक a तो कट गया, बराबर ये आ गया 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 बराबर 5a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 24/5 या 48/10, 4.8, 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा भैया इस पिरामिड के बेस की भुजा, ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है ना। सवाल नंबर 8, आलोक और बिमल के पास कुल 12,000 रुपए हैं। आलोक अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है, बिमल 20% खर्च करता है। अब उनके पास कुल राशि का, दे आर लेफ्ट विद ए सम दैट कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ होल सम। कुल राशि का 85% बचता है आलोक के पास। फाइंड व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद आलोक।
आलोक के पास कितना अमाउंट बचा है? बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है। क्या आपको सवाल पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ये कैसे होगा? ये एलिगेशन का सवाल है। दो लोगों के पास पैसा है, दोनों मिलके खर्च कर रहे हैं, कुल खर्च आपको दिया है। ये हो गया आलोक और बिमल। आलोक और बिमल के पास मिलाकर कुल 12,000 रुपए हैं। 12,000 में से कुछ आलोक के पास, बाकी बिमल के पास। आलोक ने अपने पास का 12% खर्च कर दिया, बिमल के पास जो अमाउंट है उसका 20% खर्च कर दिया। अच्छा, दोनों ने मिलाकर जो पैसा खर्च किया, अब उसमें से 85% बचा है। दोनों का टोटल मिला के 100% है, 100 में से दोनों का 85% बचा, तो खर्च कितना कर दिया? 15%। तो दोनों ने टोटल अमाउंट का 15% खर्च किया। एलिगेशन हो गया, आलोक ने टोटल अमाउंट का 12%, बिमल ने 20%, दोनों ने मिलकर, आलोक प्लस बिमल ने कुल अमाउंट का 15%। तो एलिगेशन लगाने से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 15 माइनस 20, ये 20 माइनस 15 5, और ये आपका 3, 5:3। ये अमाउंट का रेशियो आ गया। टोटल कितना आ गया? 5 और 3 8, जबकि टोटल है कितना? 12,000 रुपए। तो 8 की वैल्यू बच्चों यहां पर 12,000 रुपए है। दैट मीन्स 1500 गुना, 1500 टाइम्स हो गया। तो आलोक का निकालना है, तो आलोक के पास से भी 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 1500 गुना आएगा 7500 रुपए। यानी कि आलोक के पास 12,000 रुपए में से 7500 रुपए है। एक्चुअली 7500 रुपए आंसर नहीं आया है, ये 12,000 रुपए में से इनिशियली आलोक के पास 75 रुपए पूछा है। वॉट फाइंड वॉट अमाउंट इज लेफ्ट विद आलोक। आलोक के पास कितनी धनराशि बची है? ये तो इनिशियल है 7500 रुपए। एक्चुअली आलोक ने 12% खर्च कर दी, यहां गलती करेंगे बच्चे। तो 7500 का 12%, 7500 रुपए का 12% निकालो मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा आपका? 75 गुणा 12, 900 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी, तो 7500 में से आप 900 रुपए यहां पे घटा दीजिए, 6400 रुपए आंसर आना चाहिए। इसमें ऑप्शन गड़बड़ है भाई, फिर से देख लेते हैं। 5 3 8 की वैल्यू 12,000, ये 1500 गुना 15 120, तो 5 की वैल्यू भी 7500, और ये आ जाएगा बिमल के पास 4500। 7500 का 12% आप निकालेंगे तो 900 रुपए ही आएगा। तो 7500 में से 900 आप घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर 6600 आएगा। इस सवाल का ऑप्शन गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा। 6600 रुपए, 6600 रुपए बचेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 6600। वैसे भी 100% में से अगर 12% खर्च करोगे तो 88% बचेगा। 88 मतलब 11 का मल्टीपल आना था। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने 9। सवाल नंबर 9 देख लीजिए। यही वो बड़े लैंग्वेज का सवाल है जो एग्जामिनर जानबूझ के आपको देता है, आपका दिल दहलाने के लिए, जिनमें कोई दम नहीं होता। A father and his son are waiting at a bus stop in the evening. There is a lamp post behind them. उनके पीछे एक लैंप पोस्ट यानी कि खंबे पे एक लैंप लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है। The lamp post, the father and its son stand on the same straight line. तीनों एक ही सीधी रेखा पे हैं। The father observed that the shadow of his head and his son's head are incident at the same point on the ground. ठीक है। Height of lamp post father and son are 6 मीटर, 1.8 मीटर and 0.9 मीटर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, पहले ना चित्र बना लेते, गजब का सवाल है। मैं बताऊं कि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा सवाल 2 साल पहले CHSL में आ चुका है, बस ये थोड़ा अलग है लैंग्वेज और डाटा। जैसे मान लीजिए बच्चे सड़क है, अब बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं फादर और सन। ये जो है मेरे भाई मान लीजिए कि लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, और ये मेरे दोस्तों फादर हैं। ठीक है जी, और ये थोड़ा उनका छोटा बेटा है सन। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। सवाल में ये बोला गया है कि जो लैंप पोस्ट की लंबाई है वो 6 मीटर है। लैंप पोस्ट की जो लंबाई है 6 मीटर है। यहां पर ये जो फादर हैं, फादर की जो लंबाई है मेरे भाई यहां पर ऊपर लिख लेते हैं, चलो। फादर की जो लंबाई है वो 1.8 मीटर है। ये सन है, ये सन है मेरे भाई, ये फादर है। सन की जो लंबाई है बच्चों, जो हाइट कहेंगे हम, 0.9 मीटर है। ठीक है, ये आपका लैंप पोस्ट है। तो फादर और सन के पीछे लैंप पोस्ट है।
फादर ने ऑब्जर्व किया कि उसके सर की और उसके बेटे की जो सर की जो है शेडो है वो सेम पॉइंट पर जाती है ग्राउंड पे। एक बार बताओ, ये तीनों एक ही सीधी रेखा पे हैं, पीछे से सूरज निकल रहा होगा, सूरज की किरणें आएंगी लैंप पोस्ट से होते हुए ऐसे जमीन पे जाके टकराएंगे मेरे भाई, ऐसे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो जाके ये सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे मेरे भाई? आप खुद सोचिए कि यहां पे फादर की और उसके सन की जो शेडो है वो जमीन पर एक पॉइंट पर कैसे मिलेंगी? जब मेरे दोस्तों ये लैंप पोस्ट का टॉप, फादर का हेड और उसके सन का हेड, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, यहां से सूरज की किरण जाएगी मेरे भाई ऐसे 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 ऐसे, फादर के हेड की शेडो, सन के हेड की शेडो, ये जो है एक ही पॉइंट पर जाके टकराएंगी। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह था कि जब फादर ने ऑब्जर्व किया कि उसके और उसके बेटे के शेडो जो है एक ही बिंदु पर मिलती है जमीन पे, ग्राउंड पे, तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। बोला फादर लैंप पोस्ट से 2.1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ये जो है फादर लैंप पोस्ट से कितनी दूरी पर है? 2.1 मीटर की दूरी पर है। सवाल ये है, तो बताओ सन पिता से कितनी दूरी पर है? ये डिस्टेंस आपको बताने है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको बताने है, ये सवाल है। आपको यहां पे बेसिकली तीन तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, बच्चे इसमें सिमिलरिटी लगाने लगते हैं और यही बर्बाद हो जाते हैं। यहां सिमिलरिटी नहीं लगानी भाई, ये लैंप पोस्ट खंबा है सीधा, फादर और सन सीधे खड़े हुए मेरे भाई, तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया ना। अगर आप इस चतुर्भुज को देखें, ये चतुर्भुज एक ट्रेपेजियम बन गया ना, ये पैरेलल लाइन है मेरे भाई। तो यहां पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, और वो भी बड़ा दिमाग लगा के। आप बताओ, जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लंबाई घटती जा रही है। लैंप पोस्ट की लंबाई 6 से 1.8 हो गई, कितना? 4.2 यूनिट घटी, 4.2 यूनिट, जबकि इनके बीच की दूरी है 2.1 मीटर। फादर से सन की जो हाइट है कितना घटी मेरे भाई? 1.8 से 0.9 घटी। तो 0.9 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों कितनी आ जाएगी बता दीजिए, 0.9 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बता दो। 4.2 की वैल्यू 2.1 मीटर है, आधा, तो 0.9 की वैल्यू भी आधा होगी, 0.45 मीटर। ये फादर और सन के बीच की डिस्टेंस है। पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं है, चैलेंज है, जो इससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के रखते, इससे जल्दी। ये जो डिस्टेंस है सेम रेशियो में डिक्रीज होती हैं। ऐसे 1.8 4.2 कम है, ये 2.1 मीटर, 1.8 से 0.9 यूनिट कम है, 0.9 की वैल्यू भी आधा, 0.45 मीटर, बात खत्म। आगे आ जाइए बच्चों, अगला सवाल। ऐसे सवाल मैंने बीच बीच में डाले हैं। सवाल नंबर 10 टाइम एंड वर्क का दिख रहा है। अंकुर इज 20% लेस एफिशिएंट देन गोपाल, वेयरएज विक्रांत इज 37.5% लेस एफिशिएंट देन अंकुर। तो अंकुर, गोपाल और विक्रांत, मेरे प्यारे भाई ये तीन लोग हैं। सवाल में बोला है अंकुर गोपाल से 20% कम कुशल है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि गोपाल की एफिशिएंसी 5 है। अगर गोपाल की एफिशिएंसी 5 है बच्चों, तो अंकुर की एफिशिएंसी 4 है। आगे सवाल में क्या बोला है? विक्रांत अंकुर से 37.5% कम कुशल है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। विक्रांत अंकुर से 37.5% कम कुशल है, यानी कि अंकुर की 8 है, तो विक्रांत की मेरे दोस्तों यहां पर 5 है। भैया यहां पे 4 है, अंकुर की 8 है, इक्वल कर लेते हैं, 2 से गुणा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 8:10 लिख लेते हैं। बताइए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, विक्रांत की एफिशिएंसी अंकुर से 37.5% कम है। अगर अंकुर की 8 है तो विक्रांत की 3 कम है, 8 से 3 कम 5, विक्रांत की एफिशिएंसी 5 है। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, जो बड़ा आसान था निकालना। अंकुर और विक्रांत एक साथ काम करते तो 40 दिन में काम कर सकते हैं, साथ में कितने दिन में काम पूरा करेंगे? अंकुर और विक्रांत एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 और 5 13, अंकुर और विक्रांत, और पूरा काम 46 दिन में करते हैं। ये टोटल वर्क आ गया बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? अंकुर और विक्रांत एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, 8 5 13, 46 दिन में कितना काम करेंगे? गुणा 46। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 10 18 5 23, तो तीनों लोग मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे? बटे 23 एफिशिएंसी के साथ, 23 दूनी 40, यानी कि 13 दूनी 26 दिन में। 26 दिन आंसर आ गया। निहायत ही आसान सवाल। आइए सवाल नंबर है 11।
वृत्तों दो सर्कल दिए, इनकी आपसे पूछा कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। गजब, इससे बेहतरीन सवाल मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको दे नहीं सकता मेरे भाई। पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे बच्चे, कि मान लो अगर कोई सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यहां पे सर्कल का जो सेंटर होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा ए और बी। इस सर्कल का सेंटर होगा ए कॉमा बी, और ये स्मॉल आर क्या होगा, ये उस सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ए और बी सेंटर होते हैं, स्मॉल आर रेडियस। तो इस सवाल को बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप सेंटर और रेडियस निकालो दोनों सर्कल की। यहां देखिए, ये पहला सर्कल देखो बच्चों, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स वाली चीज एक तरफ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y ये एक तरफ, बराबर माइनस 12 उधर चला जाएगा 12। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 ऐड करना है या 9 ऐड करना है? 4 9 13 ऐड किया, तो यहां भी 13 ऐड करना पड़ेगा। अलजेब्रा का कंसेप्ट लगाइए बच्चे। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चे, ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। 12 13 25 यानी कि 5 का वर्ग बन गया। यानी कि इस सर्कल का सेंटर आ गया 2,3, 2,3, और इसकी रेडियस r1 लिख लेते हैं 5 आ गई, बराबर 5 का वर्ग है ना। समझे? बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा सर्कल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स वाली चीज एक तरफ और वाई वाली चीज एक तरफ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 26 चला जाएगा राइट साइड में, तो बराबर माइनस का 26। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9, यहां पे 2 नाम 18 होता है, 9 का वर्ग 81, तो 9 प्लस 81 आपका 90 है। तो यहां पे बच्चों आपको 90 ऐड करना पड़ेगा, 90 दोनों तरफ। लेफ्ट साइड में 90 ऐड किया तो राइट साइड में भी ये क्या बन गया, ये x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया प्यारे बच्चे। बोलो, ये वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई प्लस 81, 81 यानी कि 9 का वर्ग, 9 दूनी 18 वाई होता है, तो ये भैया वाई प्लस 9 का स्क्वायर बन गया, और बराबर 90 माइनस 26 यानी कि 64, 64 यानी कि 8 का वर्ग। बहुत बढ़िया। तो इस सर्कल का सेंटर क्या आ गया, एक्स माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए प्लस 3 यानी कि माइनस का 3, और यहां आएगा माइनस का 9, ये इस सर्कल का सेंटर आ गया। रेडियस कितनी आ गई मेरे दोस्तों इस सर्कल की, 8 आ गई। ठीक है, अब आप ये बताओ कि भैया ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है O1, ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है O2, तो मुझे बताओ कि इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। ये 2,3 है और ये -3, -9 है। इन दोनों सर्कल के जो सेंटर के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 2 में से -3 घटाएंगे 5 का वर्ग, प्लस 3 में से -9 घटाएंगे 12 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर कितना आ गया भैया, 13 का वर्ग होता है, 13 आ गया। अब यहां पे इन दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है O1 O2, ये बताओ रेडियस की सम से R1 प्लस R2 के बड़ा है, बराबर है कि छोटा है। सेंटर के बीच की दूरी 13 आया है, एक सर्कल की रेडियस 5 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 8 है, तो 5 + 8 13। बहुत बढ़िया। यानी कि इतना बेहतरीन सवाल हमने सेट करके दिया कि यहां पर दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी उनकी रेडियस के सम के बराबर है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी अगर रेडियस की सम के बराबर है, जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे। अगर दो सर्कल बाहर से टच करेंगे तो इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी O1 O2, ये क्या आएगा, दोनों की रेडियस का सम, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, R1 + R2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक टेंजेंट यहां से जाएगी जहां ये दोनों टच कर रहे हैं, यानी कि 3 टेंजेंट बनेंगी, 3 टेंजेंट। स्पेशल केस है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आया? गजब का सवाल है यार। 3 टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो ऐसा कोई भी सवाल आए आपको यही चेक करना है
मान लो अगर यहां पे आ जाता, ये भी बता देते हैं कि सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 रेडियस के सम से बड़ा आ जाता, R1 प्लस R2 से बड़ा, यानी कि सेंटर ज्यादा दूर दूर हैं, तो यहां पे चार टेंजेंट बनेंगी, दो ऐसे बन जाएंगी और दो ऐसे ट्रांसवर्स बन जाएंगी तिरछी, तो चार टेंजेंट बन जाएंगी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे सवालों को ये टैकल करना, यही सब चीजें, यही सब नए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मजा आएगा करके। आगे चलेंगे सवाल नंबर 12। ट्राइंगल डीएफ में एंगल डी का बाइसेक्टर ईएफ को एन पर मिलता है। डीई 36 है, डीएफ 40 है, ईएफ 38 है। आपसे पूछा एनएफ की लंबाई। देखो हर सवाल मुश्किल या नया नहीं है, ठीक है ना, बैलेंस पेपर है एकदम। जैसे ये सवाल बहुत आसान है, हर बच्चा कर लेगा। त्रिभुज डीईएफ में एंगल डी का बाइसेक्टर ईएफ को एन पर मिलता है। हमने एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, इस साइड ईएफ को यहां मिलता है पॉइंट एन पर। सवाल के अनुसार डी की लंबाई 36 है, डीएफ की लंबाई 40 है और यहां पर ईएफ की लंबाई 38 सेंटीमीटर है। 38। आपसे पूछा एनएफ की लंबाई क्या है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में काटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। मैंने एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल डी बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है? 36 से 40, 4 से जाएगा, 4 नाम 36, 4 2 साम 40, 9 रेशियो 10। तो ये जो रेशियो एंगल बाइसेक्टर ईएफ के दो टुकड़े कर रहा है, इनका रेशियो भी 9 रेशियो 10 होगा। टोटल कितना आएगा? 19। 19 की वैल्यू 38 सेंटीमीटर है, दुगुना। ये एनएफ आपसे पूछा, एनएफ की वैल्यू है 10, तो 10 की वैल्यू भी दुगुना आएगी 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर बेटे इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सब बच्चे समझे? आए सवाल नंबर 13 देखो यहां पर। स्थिर जल की गति, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर है। यहां पे गलत लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी जो है, अच्छा, एक आदमी धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक नाव चलाता है और धारा के अनुकूल वापस आता है। उसकी बात तो एवरेज स्पीड क्या है जर्नी की? बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। अगर स्टिल वाटर में जो है स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, तो अपस्ट्रीम जाता है x माइनस वाई। और मेरे भाई फिर वापस आता है, वापस आएगा मेरे भाई डाउनस्ट्रीम, वापस आएगा x प्लस वाई वापस आएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या? तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक आदमी S1 की स्पीड से जाता है, S2 की स्पीड से आता है, तो एवरेज स्पीड होती है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2s1s2 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे s1 प्लस s2। यानी कि इन दोनों को जोड़ो, x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ेंगे 2x, 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स। ये आ गया आंसर। इस सवाल का आंसर बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ जाएगी बोट से। सवाल नंबर 14, x बराबर 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो कौन सा 64 के बराबर है? और आंसर x में ही बताना है, यानी कि ये सारा सवाल शर्ट्स में पावर में खेल का है। बताइए, x बराबर 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3। एक बताओ, ये 4096 ही मेरे भाई सारी चीज की जड़ है। 4096 क्या है बेटा? ये 16 का क्यूब है, ये 64 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों। अब जैसे x बराबर 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3 है, अगर मैं दोनों तरफ से 1/7 प्लस 4 रूट 3 कर दूं, मैं लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दोनों तरफ पावर 1/7 प्लस 4 रूट 3 कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा? 4096। सभी बच्चे जानते हैं भाई, अगर सपोज ये लिखा हुआ है कि x बराबर a की पावर n, तो दोनों तरफ से पावर 1/n करूंगा तो x की पावर 1/n क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ये बात तो जानते हो ना, यही किया हमने। तो x की पावर 1/7
7 + 4√3। अब आप बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, जल्दी से बताइए। अगर रेशनलाइजेशन कर दें 1/7 + 4√3 है, ऊपर नीचे 7 - 4√3 से गुणा, 7 - 4√3 से गुणा, तो नीचे आ जाएगा मेरे भाई a + b, a - b, a² - b², 7 का स्क्वायर 49 - 4√3 का स्क्वायर 16 × 3 = 48 1 बराबर आ जाएगा 4096, यानी कि 64 का वर्ग। ये आ गया भैया 64 का स्क्वायर। ये आ गया x की पावर 7 - 4√3, x की पावर 7 - 4√3 बराबर 64 का स्क्वायर। क्योंकि 4096 हम देखते समझ के बहुत फेमस नंबर है, 64 का स्क्वायर। अब हमें 64 चाहिए, 64 का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो दोनों तरफ से पावर क्या कर दो, 1/2, 1/2 पावर यहां से करेंगे, 1/2 यहां से करेंगे, तो x की पावर 7 - 4√3/2 बराबर आ जाएगा 64। और यही सवाल का आंसर है। सवाल में थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है, तो देखिए ये हो जाएगा x की पावर, डिवाइड कर दो, 7 को 2 से अलग डिवाइड कर दो, 7/2 माइनस 4√3 को 2 से डिवाइड कर दो, 2√3 बराबर 64। और ये हो गया बच्चे सॉल्व। ये आ रहा है 64 का मान। अब आप बताओ डिवाइड में पावर घटती है, अगर a की पावर m - n है तो इसका मतलब a की, अगर ऐसे लिखा हुआ है भैया a की पावर m - n, तो इसका मतलब a की पावर m/a की पावर n हुआ कि नहीं हुआ, यही कर लेते हैं। तो x की पावर 7/2, ये आंसर नहीं है, और बटे x की पावर 2√3, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है बेटा। x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 2√3। ठीक है, ये सेम बात है इसके। कितना गजब का सवाल मेरे दोस्त मैंने आपको दिया, ये भी एमबीए का पुराना क्वेश्चन है। सवाल नंबर है आपके सामने 15। सवाल नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, कर लीजिए तुरंत। जमीन से एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक हवाई जहाज को हम देखते हैं जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है जमीन से 1 किलोमीटर की दूरी पर 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे। 10 सेकंड के बाद एलिवेशन एंगल सेम प्लेस से 30 डिग्री हो जाता है। तो बताओ हवाई जहाज की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड km/h में, बहुत जबरदस्त। मान लो मेरे दोस्तों ये है ग्राउंड, ठीक है, एक हवाई जहाज ये उड़ रहा है यहां पर, ये हवाई जहाज उड़ रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब हवाई जहाज को आप देखते हो मेरे दोस्तों ग्राउंड से किसी जगह से 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, ये 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे आपने हवाई जहाज देखा, ठीक है। ये हवाई जहाज उड़ रहा है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की हाइट पे। 10 सेकंड के बाद 30 डिग्री हो जाता है एलिवेशन एंगल, यानी कि मैंने पहले पढ़ लिया कि 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया, यानी कि हवाई जहाज दूर चला गया। हवाई जहाज यहां था मेरे दोस्तों, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ना, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, बस आगे बढ़ रहा है। हवाई जहाज मेरे दोस्तों उड़ के यहां आ गया, अब मान लीजिए, और आपने अभी सेम पॉइंट से इस हवाई जहाज को देखा, तो अब ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री ना होके अब ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। जमीन से अभी भी इस हवाई जहाज की हाइट वही 1000 मीटर की दूरी पर, 1000 मीटर है। तो आपसे पूछा हवाई जहाज की स्पीड, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हवाई जहाज को यहां से यहां तक आगे जाने में 10 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का टाइम लगा हवाई जहाज को। तो आप ये दूरी निकाल लो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बस स्पीड आ जाएगी, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो भैया ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बेसिकली आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। अगर 60 डिग्री के सामने 1000 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा ये बताओ। अगर 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, यानी कि 1000/√3 आ जाएगा, 1000/√3 आ जाएगा, बोलो हाँ। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, इस बड़े वाले राइट एंगल को, ये दिख रहा है बड़ा वाला, यहां 30 डिग्री के सामने 1000 मीटर है, 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। मेरी बात को सुनना बच्चे, भैया 30 डिग्री के सामने 1000 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 गुना, 60 डिग्री के सामने आएगा √3 गुना, यानी कि 1000 √3 मीटर, 1000
√3 मीटर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी आ गई? 1000 √3 में से 1000/√3 घटाना पड़ेगा। 1000 √3 में से 1000/√3 घटाना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, इसकी यहां गुणा होगी √3 × √3, 3 × 1000, 3000। 3000 में से 1000 घटाएंगे 2000/√3, तो 2000/√3 मीटर ये डिस्टेंस आ गई यहां से यहां तक की। इतनी डिस्टेंस हवाई जहाज ने 10 सेकंड में कवर की। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ये टाइम है 10 सेकंड, ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 200/√3। तो हवाई जहाज की स्पीड है 200/√3। आप कहोगे सर गलत है, लेकिन ये मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में आया। पूछा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो भाई साहब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चे ये। ठीक है ना? तो यहां से 5 से 200 आपके 40 बार, √3 से 18, 6 3 18 होता है, 6 √3, तो 40 छिक्का 240 √3 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन 240 √3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा आंसर है, डाटा भी जबरदस्त सेट हुआ है। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 16। तो कितना लंबा सवाल है ना? इतना लंबा सवाल है, लंका लग के हाथ में आ जाएगी मेरे भाई। लेकिन कुछ भी नहीं है सवाल में। ये जीडी के पेपर का सवाल है, बस मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। मंदार के दो पोते हैं, केतन और तुषार। 13 साल के केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ पैसा मिलता है, 16 साल तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 साल के हो जाएंगे। तब तक पैसा बैंक में जमा रहेगा, उस पर एनुअली रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 5% की दर से। जब दोनों 22 साल के हो जाते हैं तो उन्हें सेम अमाउंट मिलता है ना? दे रिसीव द सेम अमाउंट मिलता है। तो पूछा है, बताइए मंदार के पास कुल धनराशि है 517830, ये है मेरे भाई। तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? बहुत बढ़िया सवाल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अमाउंट वाला क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है मेरे भाई, आपको याद है? मंदार हैं दादाजी, इनके दो पोते हैं केतन और तुषार, दोनों को बुलाया, अरे इधर आओ। केतन जो है बेचारा 13 साल का है और तुषार 16 साल का, यानी कि केतन छोटा है तुषार बड़ा है। दोनों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया मेरे भाई, और वो पैसा बैंक में जमा करवा दिया। बोला जब 22 साल के तुम हो जाओ तो इस पैसे को निकाल लेना, तब तक पैसा बैंक में जमा रहेगा। दोनों को उस पैसे पे 5% की दर से ब्याज मिल रहा है। जब दोनों की उम्र 22 साल होती है तो सेम अमाउंट मिलता है, दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। ये जो अमाउंट मिला है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके उन्हें मिला है। सवाल में यह है कि अगर मंदार यानी कि दादाजी के पास कुल पैसा इतना था तो इसमें से मंदार ने तुषार को कितना शेयर दिया था? तो भैया दोनों को ब्याज मिलता है 5% की दर से 1/20। तो एक साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 20 रुपए पर एक साल में 1 रुपए ब्याज हो जाएगा 21। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे भाई, एक साल का। अब ट्रिक क्या है मेरे भाई? सेम अमाउंट मिलता है। केतन 13 साल का है, तुषार 16 साल का है, दोनों के बीच में गैप कितने का है? 3 साल का। 3 साल का गैप है और इनको सेम अमाउंट मिलता है, तो इनके खाते में पैसा किस रेशियो में डाला होगा? पावर 3 करना है इसका डायरेक्ट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 करना है। 1 साल का गैप होता पावर 1 करते, 2 साल का गैप होता पावर 2 करते, 3 साल का गैप है पावर 3 किया है, 4 साल का होता पावर 4 करते। 21 का क्यूब 9261, ठीक है बच्चे, और 20 का क्यूब 8000। यानी कि मंदार जो दादाजी है उन्होंने अपने दो पोते केतन तुषार के खाते में पैसा इस रेशियो में डाला। अच्छा, दोनों को सेम अमाउंट मिला है। अब एक बात बताओ, केतन 13 साल का है,
केतन 13 साल से 22 साल का होगा, तुषार 16 साल से 22 साल। केतन छोटा है, केतन के पास समय ज्यादा है 22 साल का होने में। अगर केतन के पास समय ज्यादा है तो केतन को ब्याज ज्यादा मिलेगा, यानी केतन का प्रिंसिपल कम होगा। समझ में है? यानी कि केतन का प्रिंसिपल कम होगा। केतन का जो शेयर होगा वो 8000 यूनिट होगा और तुषार का जो शेयर होगा वो 9261 होगा। ऐसे पता लगाया जाता है मेरे भाई। देखिए अमाउंट कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। कुछ पैसा केतन को दिया गया, कुछ तुषार को। ब्याज ब्याज दोनों को मिल रहा है। एक्चुअली केतन अभी 13 साल का है, उसको 22 साल तक होने में 9 साल लगेंगे। तुषार को 16 से 22 का होने में 6 साल लगेंगे। केतन के पास समय ज्यादा है तो केतन ज्यादा ब्याज ले लेगा बैंक से। अगर केतन ब्याज ज्यादा ले लेगा लेकिन अमाउंट सेम होना चाहिए तो केतन को प्रिंसिपल कम देना चाहिए। तो केतन का जो शेयर होगा 8000 होगा, तुषार का 9261 होगा। ये लॉजिक है। पूछा है तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि मिली, यानी कि 9261 का मल्टीपल इस सवाल का आंसर होगा। टोटल कितना है मेरे भाई? टोटल है 9261 प्लस 8000, यानी कि 17261। ये टोटल है मेरे भाई। और जबकि टोटल है कितना? 517830 रुपीस। ये टोटल है। बताओ कितने गुना मेरे भाई? ये पूरा पूरा 30 गुना है। 17 ते 51, 26 ते 78, 3 एकम 3, 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू भी प्यारे बच्चों यहां पर 30 टाइम्स होगी। ये आ गया 277830। पहला ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। गजब का सवाल है मेरे भाई, ये गजब का सवाल। आ जाइए सवाल नंबर 17। कॉस 47 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री के है तो कॉस 94 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये सवाल कई सारे तरीके इसको करने के हैं, पर आप कैसे करोगे बताओ। मैं एक तरीका बताता हूं, 3 तरीकों से मैं सवाल बना सकता हूं। ये 94 डिग्री पूछा है, आपको दिया है 47 डिग्री, तो कॉस 94 का आधा 47 आप सबको पता है। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 94 का आधा 47 होता है, तो कॉस 94 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। कॉस स्क्वायर 47 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। बोलो हां। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 47। एक्चुअली आपको सवाल में कॉस 47 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री दिया हुआ है के। आपको यह निकालना है कॉस स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 47, तो आपको केवल कॉस 47 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यह वैल्यू ही केवल आपको यहां पर निकालनी है बच्चे। ओके कि इन दोनों की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा कॉस 94 डिग्री। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या? अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं कि भाई साहब अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है, कभी भी कोई चीज आ जाए और आपसे पूछा जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये निकालने के लिए स्क्वायर करके ऐड करना होता है। इसकी वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों प्लस माइनस √2 माइनस के स्क्वायर, प्लस माइनस √2 माइनस के स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। तो कॉस 47 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री जो आएगा वो √2 माइनस के स्क्वायर आएगा। देखो के तो पॉजिटिव होगा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या आएगा? अच्छा कॉस 47 डिग्री बड़ा होता है कि साइन 47 डिग्री का मान बड़ा होता है? अगर हम 45 डिग्री से बड़े एंगल की तरफ देखें तो कॉस का जो मान है वो घटता है, साइन का मान बढ़ता है। कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री बराबर होते हैं। अब कॉस 90 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1। जैसे जैसे हम 45 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे कॉस का मान घटेगा, साइन का मान बढ़ेगा। यानी कि साइन 47 डिग्री बड़ा होगा कॉस 47 डिग्री से, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। बेटा ये गलती करोगे आप, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 94 डिग्री जो है वो आएगा भैया माइनस के √2 माइनस के स्क्वायर, माइनस के आएगा। वैसे भी कॉस 94 डिग्री आ गया मेरे भाई यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है तो इसलिए आंसर नेगेटिव ही आना था, जो एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। 18वां क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। P1 और P2 दो पॉलीगन हैं। P1 के इंटीरियर एंगल में से एक का एक्सटीरियर एंगल से रेशो 7:2 है। P2 के डायगोनल की संख्या 65 है।
P1 P2 की भुजाओं का योग बताओ, यानी कि यहां दो सवालों को मिक्स कर दिया है भाई। डायगोनल P1 के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 7:2 है, यानी कि टोटल कितना आ गया 9, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है 180 डिग्री, यानी कि 20 गुना। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल भी 20 गुना आएगा, 40 डिग्री। तो ये जो हमारा P1 पॉलीगन है इसका एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 360 डिग्री बटे ई, 360 बटे एक्सटीरियर एंगल 9 आ गया। अगर किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता लग जाए तो भुजाओं की संख्या क्या आएगा 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, इसलिए मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाला। किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, 9 बराबर 180, एक्सटीरियर एंगल 2 की वैल्यू 40 डिग्री। अब P2 की बात करते हैं। डायगोनल P2 में मान लो अगर n साइड है, अगर पॉलीगन P2 में n साइड है तो डायगोनल क्या होता है n इंटू n माइनस 3 बटे 2 बराबर 65, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से n इंटू n माइनस 3 बराबर 65 दूनी 130, 130 होता है 13 दूसाम, हर कोई देख के बता सकता है कि n की वैल्यू 13 आ गई। 13 गुणा 13 माइनस 3 10, यानी कि इसमें 9 भुजाएं इसमें 13 भुजाएं, दोनों को जोड़ के आएंगी 22 साइड, दोनों की भुजाओं का योग। यानी कि दो अलग अलग सवाल है, बेसिक से उनको मिला दिया है। त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं 5 13 x हैं, बताइए x ज्ञात कीजिए, इसके लिए त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम होगा। गजब सवाल, कौन करेगा? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 13 x हैं, x की किस वैल्यू के लिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा? बच्चे कहेंगे 12। सर 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, गलत। 90% बच्चे सवाल का आंसर गलत बताएंगे क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मैं बताता हूं, मान लीजिए कि जैसे भाई ये ट्रायंगल है, इसे ट्रायंगल की हमें ये दो साइड पता है 5 और 13, तीसरी साइड की वैल्यू ही मुझे नहीं पता। पूछा है किस वैल्यू के लिए, x के किस मान के लिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। मैंने मान लिया कि भाई इन दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा, ये दोनों साइड पता है 5 और 13, मैंने इनका बीच का एंगल थीटा मान लिया। अब आप बताओ किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 साइड की गुणा 5 गुणा 13, क्योंकि ये दोनों साइड ही मुझे पता है, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अगर मुझे यहां पे ट्रायंगल के एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम, तो देखो ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू है मेरे भाई, ये थीटा वेरिएबल है, यानी कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। बोलो बात समझे? अगर त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वो भी कब? जब थीटा 90 डिग्री होगा, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मैक्सिमम एरिया के लिए इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो राइट एंगल तो जरूर बनेगा, पर इन दोनों साइड जो हमें साइड पता है, इन दोनों के बीच का ये कोण 90 डिग्री बनना चाहिए। मान लो इस सवाल में त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया पूछा होता तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखते 1, तो 13 पंजे 65/2 32 जो है इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आ जाता। तो मैक्सिमम एरिया के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पर आपको ये एंगल 90 डिग्री रखना होगा, और एक्स की वैल्यू आएगी पाइथागोरस से √5 का वर्ग 25 प्लस 13 का स्क्वायर 169, तो आ जाएगा मेरे भाई √194, 194 यानी कि लगभग 14 से हल्का सा कम आएगा, सी ऑप्शन। 14 का वर्ग 196 होता है, 14 से हल्का सा कम। ठीक है जी। सवाल नंबर 20, यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में एक इक्वेशन है, त्रिकोणमिति का सवाल है, दो एंगल है थीटा और अल्फा। एक इक्वेशन है, दो एंगल हैं, यानी कि ये सॉल्व तो होगा नहीं। यहां से थीटा अल्फा का मान, तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख लो जो आपको पसंद आए। मुझे पसंद है यहां पे थीटा को 0 डिग्री कर लेते हैं। थीटा 0 डिग्री करेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 आ जाएगा 1, तो 1 बराबर आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि tan अल्फा भी 1 आ गया। तो यहां से अल्फा 45 डिग्री आ गया, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। अल्फा 45 डिग्री यहां रख देते हैं। अगर थीटा मैंने 0 माना है तो इसकी वैल्यू आएगी cos 0 1,
अल्फा 45 डिग्री माना है तो कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1 गुणा 1/√2, आंसर आ गया बी ऑप्शन 1/√2। सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21वां, जल्दी से करेंगे मेंसुरेशन का। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 4 5 के रेशियो में, घनाभ का आयतन 1620 मीटर क्यूब है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बताओ। जब भी ऐसा सवाल दिखता है बच्चे एक्स मान के करने लगते हैं। रेशियो दिया, रेशियो में उड़ाने की कोशिश करो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो 3 4 5 है। सवाल में आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, रेशियो से निकालो, ट्वाइस ऑफ एल बी यानी कि 3 चौक 12 प्लस बी एच 4 पंजे 20 प्लस एच एल 3 पंजे 15, तो 20 15 35 और 12 47 दूनी 94, 94 आएगा। ये रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, सवाल में दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा, एल बी एच 3 चौक 12 पंजे 60, वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से 60 है। अब यहां पे वॉल्यूम दिया है 1620 मीटर क्यूब। अब बताओ कितने गुना है, बताइए जी कितने गुना है। तो ये आ जाएगा भाई 27 गुना है, 27 टाइम्स। आप एक बात बताओ, वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में, वॉल्यूम 27 गुना होता है, तो लेंथ नापते हैं मीटर में, लेंथ कितने गुना होगी, ईच डायमेंशन 3 टाइम्स होगी। टोटल सरफेस एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वो कितने गुना होगा, 9 गुना होगा मेरे भाई। यानी कि आप मल्टीपल पे काम किया करो। रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया 94 है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 9 गुना करना पड़ेगा। 94 का 9 गुना यानी कि 810 और 36, 846 मीटर स्क्वायर आ जाएगा भैया टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर बी। बिना एक्स माने ऐसे करते हैं। दो संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यह छोटे सर्कल की स्पर्श रेखा है। दोनों सर्कल के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये आ गया 16 पाई। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पता है भाई, नहीं पता। दो कंसेंट्रिक सर्कल है इस तरीके से, मान लीजिए कि ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में बताना है वो ये बताना है, इनके बीच का ये एरिया बताना है, यही है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल ये है कि बड़े की एक जीवा की लंबाई 8 है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है, तो ये जो है बड़े सर्कल की कॉर्ड है ए बी, लेकिन ये छोटे सर्कल को यहां टच कर रही है पॉइंट सी पे, है ना। तो हाफ हाफ हो जाएगा, इसकी लंबाई 8 है तो आधा आधा हो जाएगा 4 4। अब दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही जगह होगा। ये छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा भाई, कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना। ये शेडेड एरिया कैसा आएगा, बड़े सर्कल में से अंदर वाले, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले का एरिया घटाओ, यानी कि पाई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई से गुणा करना था, 16 पाई आ गया। ये आ गया जी आपका बेसिक। लेकिन कभी भी ऐसा सवाल आए कि भाई दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, बड़े की कॉर्ड छोटे को टच कर रही है, इनके बीच का जो मेरे भाई एनुलर पोर्शन का एरिया बताना है, तो ये आएगा पाई। जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है ए बी, इसके आधे का होल स्क्वायर करना है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, याद रखिएगा बच्चे। सवाल नंबर आपके सामने 23, बताइए। ज्योमेट्री का सवाल फिर से। ट्रिपेजियम एबीसीडी में एबीडीसी के पैरेलल है, यह दिया गया है कि एबीडीसी से बड़ा है। तो इस तरीके से आप एक ट्रिपेजियम बना लीजिए मेरे भाई, ये हो गया ट्रिपेजियम। डायगोनल एसीबीडी ओ पर काटते हैं। अच्छा, ये एओ ओबी ओसी ओडी दिया, एक्स के दो मान है, x1 x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये ज्योमेट्री अलजेब्रा का मिक्स सवाल है। अब जैसे ट्रिपेजियम है ए बी सी डी, अब इसमें सवाल में ये बात ही बोली गई है कि लाइन ए बी ही डीसी के पैरेलल है, और यहां पर प्यारे बच्चों ये दोनों डायगोनल, डायगोनल एसी और ये दूसरा डायगोनल जो है यहां पर बीडी, एक डायगोनल एसी है, दूसरा डायगोनल बीडी है। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट ओ पर। अगर काट रहे हैं तो आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि प्यारे भाई ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये अगर कोण थीटा है तो ये थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल मेरे प्यारे भाई। और ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये भी बराबर होंगे, हो गया ना। तो सिमिलर है यहां पर, तो प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा भाई।
अब आप ये देखो कि यहां एल्फा के सामने बीओ है, यहां एल्फा के सामने लिख लेते हैं, चलो यहां एल्फा के सामने ओबी है, यहां एल्फा के सामने ओडी है ऊपर वाले ट्राइंगल में। नीचे क्या है बच्चे, नीचे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने ओए है, ऊपर वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने ओसी है। यानी कि ओबी गुणा ओसी बराबर ओए गुणा ओडी, ओबी गुणा ओसी बराबर ओए गुणा ओडी। तो ओबी ओसी की गुणा, ओबी गुणा ओसी, ओबी की लंबाई x प्लस 9 है, ओसी की लंबाई x माइनस 5 है। ये ओबी गुणा ओसी आ गया बराबर, ये देखिए ओ ए गुणा ओडी, ओ ए की लंबाई 3x माइनस 5 है, ओडी की लंबाई 5 है। ओ ए की लंबाई सॉरी 3x माइनस 15 है और ओडी की लंबाई 5 है। तो मैंने इक्वल कर दिया। यहां से बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x से 4x आ गया, और ये माइनस का 45 बराबर राइट साइड में आएगा 3 पंजे 15x माइनस का 75। ठीक है बच्चों, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 15x माइनस का 11x माइनस 75, इधर आएगा 75 माइनस 45 30, ये आ गया बच्चे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां से सॉल्व करके एक्स के मान ही तो निकालने। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करके 30 आए, गुणा कर दूं तो 30 हो जाए, प्लस का 30 जोड़ दूं तो माइनस का 11 हो जाए, 6 पंजे 30, माइनस 6 और माइनस 5 आ जाएगा ना, गुणा करोगे 30 आएगा, जोड़ेंगे माइनस 11 आएगा। साइन रिवर्स करना है, ये रिवर्स करना होता है। यानी कि x की ये दो वैल्यू आ गई 6 और 5, ये x1 x2 की वैल्यू है, x1 x2 की। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 36 25 61 आंसर है। गजब सवाल था मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। 24वां ये करो बच्चों आप, P क्यू से x% अधिक है, क्यू R से x माइनस 10% कम है, P बड़ा है R से, तो x की रेंज क्या है। देखो x की रेंज आपसे पूछी है, मिनिमम वैल्यू तो 10% है, आपको केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है भैया। ठीक है, P क्यू से x% ज्यादा है, इसका मतलब क्या, देखो हर संख्या 100% होती है, P क्यू से x% ज्यादा है, 100% से x% ज्यादा, यानी कि P क्यू का 100 प्लस x% है। उसके बाद क्यू आर से x माइनस 10% कम है, क्यों की वैल्यू r से x माइनस 10% कम है, r जैसे 100 है तो 100% से x माइनस 10 कितना कम है, 100 में से x माइनस 10 घटाओ तो आ जाएगा 110 माइनस x%। ये आ गया भाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। क्यों आर से x माइनस 10% कम है, अगर r 100% है तो 100% में से x माइनस 10 कम करो तो 100 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 110 माइनस x। अब p बड़ा है r से, जब सवाल में p ग्रेटर देन r बोला है तो आप वो करिए। तो यहां p का मान क्या है, क्यों p की वैल्यू है क्यों इंटू 100 प्लस x%, ये p की वैल्यू। r की वैल्यू क्या है बच्चे बताओ, आर का मान जो आएगा 110 माइनस एक्स बटे में चला जाएगा, क्यों बटे 110 माइनस x%, है ना। अगर यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, और तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा मुझे, यही है। ठीक है, पता नहीं कौन से पेपर का सवाल डाला ये हमने यहां पे। तो क्यों से क्यों कट गया, अब इसकी यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हो जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू 110 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स इंटू 110 माइनस एक्स। परसेंटेज दो बार हो गया ना, जब गुणा करेंगे परसेंटेज परसेंटेज दो बार हो गया बच्चे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 गुणा 1/100 दो बार हो गए, ग्रेटर देन राइट साइड में बचेगा 1। देखो 100 का स्क्वायर उधर चला जाएगा राइट साइड में, 100 का स्क्वायर चला जाएगा राइट साइड में, ग्रेटर देन 10,000 आ जाएगा, ग्रेटर देन 10,000 आ गया भैया, 10,000। 100 प्लस एक्स इंटू 110 माइनस एक्स 10,000 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखो ऑप्शन से भी रख के चेक कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज टाइम टेकिंग। तो मल्टीप्लाई कर लो, 100 और 110 11,000, 100x और माइनस का 100x प्लस का 110x यानी कि 10x हो गया, और ये माइनस का x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 10,000, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर
और 11,000 माइनस 10,000 ये 1,000 आ जाएगा, प्लस 1,000 ये ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, माइनस से गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस हो जाएगा ना, माइनस 10 और माइनस 1,000 ये लेस देन 0 हो जाएगा। अगर माइनस से दोनों तरफ गुणा करते तो ग्रेटर का साइन लेस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 10x माइनस का 1,000 उधर खुल जाएगा। अच्छा माइनस 1,000 को भैया उधर ही ले लो, ज्यादा ठीक है भैया। सवाल तो बहुत बढ़िया ये, अगर हम दोनों तरफ से 25 जोड़ देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो ये बन गया मेरे भाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये शुड बी लेस देन 1025। 1025 है 1025 1025। ओके आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं, ठीक हुआ है। 11,000 माइनस का 100x प्लस 110x 10x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर 10,000 1,000 आ गया। दोनों तरफ से हमने यहां पर 25 ऐड कर दिया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी 1025। तो यार ये एग्जैक्ट अंडर रूट तो आएगा नहीं, तो ये अप्रोक्स में फिर x माइनस 5 अगर अंडर रूट लेंगे 1025 के नजदीक है 1024 जो 32 का वर्ग है, तो x माइनस 5 शुड बी लेस देन 32। ये 5 उधर जाएगा यानी कि x जो है वो 37 से कम होना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन है भैया 10 और 37 के बीच में। यहां थोड़ा सा अप्रोक्स है 1025 का अंडर रूट, ये लगभग यहां पे अप्रोक्स 32 आएगा। बढ़िया सवाल है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट का, सीडीएस का प्रीवियस है। 10 और 20 से n संख्याओं के विचलन का योग a और b है, b बाई ए रेशियो b बटे a बराबर -4 है, तो आपसे पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स। ओके डेविएशन आप समझते हैं, मान लो जैसे n संख्याएं हैं उनका मीन कैसे निकालते हैं, n संख्याओं को आप सबको जोड़ लो और n से डिवाइड कर दो, ये होता है मीन। ठीक है भाई, अब डेविएशंस कैसे आएगा मेरे भाई, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये संख्याएं हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। अब इन संख्याओं का 10 से डेविएशन क्या आएगा कि भाई हर संख्या में से 10 घटाओ, हर संख्या में से 10 घटाइए, तो ये 10 से डेविएशन आ जाएगा और आप इसको ऐड कर लो। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो x1 x2 ये क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 सिग्मा x। बात को समझे, और -10 -10 -10 n बार ऐड करना पड़ेगा यानी कि 10n, ये 10 से डेविएशन हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई इन सभी संख्याओं का 20 से डेविएशन क्या आएगा, सिग्मा x -20n। डेविएशन मतलब कंपेयर करो, 10 से हर एक संख्या को कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करेंगे, हर संख्या में से 10 10 10 माइनस करिए और मेरे भाई इसको आप ऐड करो, तो x1 प्लस x2 प्लस ये xn तो सिग्मा x हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग -10 -10 -10 n बार करना पड़ेगा -10n। ऐसे 20 से डेविएशन करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 10 से डेविएशन, तो ये कह रहा है a और 20 से डेविएशन कह रहा है b, ये a बटा b आ जाएगा। लेकिन सवाल में दिया है उल्टा b बटा a -4, तो a बटा b क्या आएगा, अगर b बटा a -4 है तो a बटा b आएगा माइनस का 1/4, रिवर्स हो जाएगा, तो -1/4 ये आ जाएगा बच्चे। संख्याओं का माध्य पूछा है, देखो मीन कैसे निकालते, सभी संख्याओं का योग बटे n, तो यहां पे अगर हम मीन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो सभी संख्याओं का योग आ जाएगा सिग्मा x, यानी कि सिग्मा x कुछ और नहीं है मेरे भाई, सिग्मा x कुछ और नहीं है। अगर मैंने संख्याओं का मीन अगर x बार माना है तो ये n इंटू x बार होगा मेरे भाई। अगर आप मीन को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। मुझे लगता है ये सॉल्व हो गया है, ऊपर नीचे से n कट जाएगा तो x बार माइनस का 10 बटे x बार माइनस का 20 और बराबर आ जाएगा जी माइनस का 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बार माइनस का 40 बराबर माइनस x बार और माइनस माइनस प्लस ये 20 इधर जाएगा। ठीक है जी, तो 5x बार आ जाएगा 40 प्लस 20 60, तो x बार की वैल्यू 60/5 12 है। इस सवाल का आंसर 12 आ जाएगा। बताइए कितना प्यारा सवाल है।
बहुत सारे बच्चों को डेविएशन का मतलब नहीं पता होगा, आज उन्हें मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी मर्जी से नहीं करवाया है, सीडीएस के पेपर में सवाल आया था और स्टैटिक्स तो इतना वायरल हो गया चैप्टर, एक ही शिफ्ट में 3-3 सवाल आ रहे हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन फेज में आए हैं, तो सीजल के लिए भी अच्छे से स्टैटिक्स आप तैयार कर लीजिए, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा इस चैप्टर के क्वेश्चन डाल रहा हूं। इसी के साथ एक टेस्ट खत्म होता है मेरे भाई। 3 टेस्ट मैंने आपको करा दिए क्वालिटी, चौथे टेस्ट के साथ हमारी मुलाकात होगी कल। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां हैं। हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर लाइव टेस्ट भी करवा रहे हैं नए पैटर्न पर। मेरे भाई आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे आप चले जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे, चाहें लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में अभी टेस्ट शेड्यूल नहीं है। सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए लाइव टेस्ट ओपन रहेगा, उसको जरूर लगाइएगा। और मैंने यही मॉक टेस्ट डलवाया है इसमें। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय।